नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ने जा रहे हैं उनकी सिलेबस की एक महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है लाटी और जिसकी लेखिका है शिवानी जी। तो चलिए बेटा, कहानी प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, कहानी से संबंधित आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 प्रश्न आते हैं। एक जिसमें कहानी का सारांश पूछा जाता है, जिसे कथावस्तु भी कहते हैं, और दूसरा पूछा जाता है कहानी का उद्देश्य है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरी कहानी पढ़ाएं और इसमें आपके दोनों क्वेश्चन भी शामिल हो जाए। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। कहानी का नाम है आपके लाटी। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध महिला कथाकार शिवानी द्वारा रचित लाटी कहानी मौलिक व संवेदनशील पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। देखिए बेटा, ये बता रहे हैं आपको, जो लेखिका है शिवानी देवी, इन्होंने जो ये कहानी लिखी है लाटी, इस कहानी में इन्होंने पुराने समय की, थोड़ी सी, ज्यादा पुरानी नहीं, अब से थोड़े से पुराने समय की स्त्री के ऊपर जो पीड़ाएं उसे झेलनी पड़ती थी उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि पहले शादी कम उम्र में करती जाती थी और वो एक अबोध बालक होती थी, और उसके ऊपर भी यदि उसका हस्बैंड या जो उसका पति होता था वो कहीं चले जाए तो उसे ससुराल में कितना कुछ झेलना पड़ता था। उन सब बातों को बड़े ही संवेदनशील तरीके से शिवानी देवी ने इस कहानी में बताया, जिसने आधुनिक कथा साहित्य को नवीन दिशा देने का कार्य किया है। यह एक घटना प्रधान कहानी है जिसकी तात्विक समीक्षा इस प्रकार है। कथा वस्तु, हम देखते हैं हम लाटी की कथा वस्तु क्या है। लाटी कहानी की कथा वस्तु मध्य वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है, जो विस्तृत न होकर संकुचित परिवेश में ही अपनी व्यापकता को गंभीर बनाने में सक्षम है। देखिए, जो लाटी कहानी है वो मध्य है, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, मतलब मध्य वर्गीय परिवार की। जो कौन लोग हैं? जो कि एक पहाड़ी लोग हैं। अब कहानी बानो पर केंद्रित है। बानो मतलब जिस लड़की को लाटी कहा जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है असली? बानो। ये पूरी कहानी इस बानो यानी कि लाटी के ऊपर ही केंद्रित है, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बानो लाटी का विवाह, बानो लाटी बेटा उसका नेम बाद में पड़ा, शादी से पहले उसका नाम बानो ही था, ठीक है। का विवाह कप्तान जोशी से होता है, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के 3 दिन बाद ही बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। देखिए बेटा, जो बानो थी, जिसका नाम लाटी था, बाद में लाटी पड़ा था, उसका विवाह किससे होता है? कप्तान जोशी नाम के एक आदमी से होता है, जो सेना में भर्ती होता है। जैसे ही उसकी शादी होती है, 3 दिन बाद उसे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। कहीं और से मतलब युद्ध में जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के पश्चात उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु प्रताड़ना झेलनी पड़ती, जिसके दुख में घुलते घुलते उसे क्षय रोग हो जाता है। अब उसका हस्बैंड तो चला गया, अब लाटी अपने ससुराल में है, यानी कि बानो अपने ससुराल में है। अब जब उसका हस्बैंड वहां पे है नहीं, तो जो उसके साथ लोग रहते हैं, उसकी सास, उसकी जेठानी, बच्चे, वो सब उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो तो उसे मानसिक पीड़ा पहुंचती है, जिसके कारण वो बहुत सारे रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। हम बार बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तो बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे ही जो बानो थी, बानो मतलब लाठी थी, उसे बेटा क्षय मतलब टीबी रोग हो जाता है, ठीक है। 2 वर्षों के बाद कप्तान घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। देखिए बेटा, पहले समय में जब टीबी हो जाया करता था, पढ़ाई लिखाई इतनी थी नहीं, तो लोगों को पता नहीं था। वो टीबी जैसे रोग को एक भयानक रोग समझते थे। उन्हें लगता था कि ये छूत की बीमारी है और ये हमारे हो ही जाएगी। लेकिन यदि किसी को टीबी हो भी गया है तो कुछ प्रिकॉशन के साथ, कुछ सावधानियों के साथ उसका अच्छे से उपचार करके, इलाज करके उसे घर में ही रखा जा सकता है। लेकिन उस समय लोगों को ये बात पता नहीं थी। तो जिसको टीबी हुआ करता था, ऐसा कोई रोग हो जाया करता था, तो उसे सैनिटोरियम भेज दिया जाया करता था। तो ससुराल वालों ने जब लाटी को टीबी हो गई, क्षय रोग हो गया, तो उसे सैनिटोरियम भेज दिया। जब कप्तान 2 साल बाद वापस आया तो उसे उसकी पत्नी वहां पर नहीं मिली। घर वालों से पूछने पर उसे पता चला कि मेरी पत्नी जो बानो, वो कहाँ चली गई है। तो घर वालों ने बताया कि उसे क्षय रोग मतलब टीबी हो गया था, तो हमने उसे कहाँ भेज दिया है? हॉस्पिटल, सॉरी सैनिटोरियम भेज दिया है। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है। अब जो कप्तान होता है वो अपने घर से कहाँ चला जाता है? सैनिटोरियम चला जाता है, अपनी पत्नी बानो के पास। अब वो उसकी दिन रात सेवा करता है, परंतु उसका रोग इतना बढ़ जाता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास कर एक दिन नदी में कूद पड़ती है। अब क्या होता है कि वहां पे और भी मरीज होते हैं, क्योंकि ये कथा वस्तु है बेटा, इसमें कुछ बात
इसमें एकदम शॉर्ट करके आपको बताया गया है, मैं आपको डिटेलिंग में बताती चलूंगी। क्या होता है कि वो जो सैनिटोरियम होता है उसमें और भी मरीज होते हैं। वहां पे एक नेपाली भाभी होती है जिन्हें यही बीमारी होती है, क्षय रोग की बीमारी होती है। लेकिन अब नेपाली भाभी का जो पति था वो ना उसे देख रेख करता था ना उसके साथ रहता था, लेकिन कप्तान क्योंकि अपनी पत्नी बानो के साथ रहता था हमेशा, तो भाभी हमेशा उन दोनों को देखकर बड़ी खुश होती है और कप्तान को देख के कई बार कहती है कि तुम्हें देख के मेरी छाती में दूध उतर आता है। कहने का मतलब है कि उसके अंदर ममत्व की भावना जग जाती है कि ये मुझे मेरे बेटे जैसा लगता है और ये अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखता है। आगे से वो अपने पति को गाली भी देती है, कहती है एक मेरा पति है जो दारू पी के दिन रात पड़ा रहता है और 1 साल से अधिक हो गया और मुझे देखने को भी नहीं आया। एक बार क्या होता है, उसे इतनी अधिक खांसी उठती है नेपाली भाभी को कि उसका दम घुट जाता है और वो मर जाती है। अब क्योंकि वो नेपाली भाभी जो थी बहुत हट्टी कट्टी हस्त मतलब गोल मोल लेडी थी, हष्ट पुष्ट, लेकिन क्योंकि उसके क्षय रोग था अब वो इस रोग में मर गई। तो लाटी ने सोचा कि जब इतनी हट्टी कट्टी लेडी इस रोग में मर सकती है तो मैं तो वैसे भी छोटी सी 16 साल की बानो, एक अबोध बालक, और वैसे भी इतनी कमजोर हूं और अब और भी कमजोर हो गई तो मैं भी मरने ही वाली हूँ। अब कप्तान को भी चिंता हो जाती है कि ऐसा ना हो कि लाटी को कुछ हो जाए, लेकिन अपने डर के कारण चलते एक दिन लाटी सैनिटोरियम से भाग जाती है। तो अब क्या होता है कि कप्तान उसे क्या करता है, ढूंढने के लिए जाता है। अब क्या होता है, कप्तान द्वारा ढूंढने पर उसे वह कहीं भी नहीं मिलती। घर वालों के चारों तरफ जब वो देखता है तो नदी के किनारे एक दिन लाटी की, जब वो उसे ढूंढने जाता है कप्तान, तो नदी के किनारे उसे एक साड़ी मिलती है जो कि लाटी की साड़ी होती है। तो सब लोगों को विश्वास हो जाते हैं कि शायद अपने क्षय रोग से डरकर लाटी नदी में कूद के मर गई है, उसने अपनी जान दे दी, आत्मदाह कर लिया। अब घर वाले कप्तान पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। अब घर वालों का जब दबाव पड़ता है तो कप्तान अपनी दूसरी शादी कर लेता है, जिस लड़की का नाम होता है, क्या होता है, प्रभा। ठीक है। कप्तान और प्रभा 16 वर्षों बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। अब कप्तान और उसकी जो पत्नी प्रभा थी वो 16 वर्षों बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाटी के रूप में जीवित मिलती है। तब वो एक चाय की दुकान पर देखते हैं कि जो बानो थी वो लाटी के रूप में जीवित थी, परंतु कप्तान द्वारा उसे बिना अपनाने की असमर्थता लाटी की त्रासदी को कप्तान की त्रासदी में परिवर्तित कर देती है। ऐसा कहते हैं जब लाटी नदी में कूदी तो वो बहकर कुछ लोगों के हाथ लगी, जिन्होंने पकड़ा और वहां के एक आचार्य जी ने उसके टीबी के रोग का इलाज कर दिया। लेकिन उस इलाज के चलते लाटी जो बानो थी अपनी पूरी मेमोरी खो चुकी थी, लॉस हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था अपने पुराने जन्म के बारे में, और उसे एक नया नाम दे दिया गया था जो उसका नाम था लाटी। और जब कप्तान और उसकी दूसरी पत्नी प्रभा नैनीताल घूमने जाते हैं तो वहां एक दुकान पर वो बानो यानी कि लाटी को देखते हैं। अब कप्तान उसे देख के एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं और वो अपनी असमर्थता को प्रकट करते हैं कि अब ये मेरे सामने है और मैं इससे शादी दोबारा तो कर नहीं सकता, ना ही दोबारा मेरे जीवन में आ सकती। जबकि कप्तान अपनी पत्नी लाटी को बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। अतः कहा जा सकता है कि कहानी का घटनाक्रम में उपसंहार सुनियोजित ढंग से हुआ है, जिसके प्रवाह और गतिशीलता अंत तक कथा वस्तु में बनी रही। आकर्षक, रोचक व मार्मिक कहानी का विशेष गुण है। देखिए बेटा, किसी भी कहानी का जो विशेष गुण होता है वो क्या होता है, आकर्षकता। कहानी आकर्षक हो, लोग उसे आगे सुनने के लिए ललायत हो। कहानी रोचक हो, उसमें कोई कथा हो जो बहुत रोमांचित हो, लोग देखें कि आगे क्या होने वाला है। जब कप्तान की शादी होती है लाटी के साथ, वो उसे 3 दिन छोड़ के चला जाता है। अब लोग सोचते हैं आगे क्या होगा, इसके लिए वो कहानी आगे पढ़ते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ससुराल वाले लाटी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उसे क्षय रोग हो जाता है, जिसके कारण वो उसे कहाँ भेज देते हैं, सैनिटोरियम भेज देते हैं। अब लोग सोचते हैं अब क्या होने वाला है, कप्तान वापस आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद कप्तान वापस आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी को क्षय रोग हो गया था तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं और वहां पर जाके उसकी खूब सेवा करते हैं, खूब उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब एक दिन नेपाली भाभी की मृत्यु हो जाती है तो कप्तान और बानू दोनों डर जाते हैं। बानू का ही नाम लाटी है। अब दोनों डर जाते हैं कि जब ये जा सकती है तो मैं तो वैसे भी अबोध हूँ, इतनी छोटी सी उम्र की हूँ, इतनी पतली सी हूँ, तो मैं भी इस रोग में मारी जा सकती हूँ। तो क्या करती है लाटी, भाग जाती है वहां से। और जब कप्तान उसे ढूंढने के लिए जाता है तो उसे नदी के किनारे लाटी की साड़ी मिलती है, जिससे उसे क्या लगता है कि लाटी नदी में कूदकर मर गई होगी। 2 साल तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो घर वालों को प्रेशर होता है और कप्तान दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी लड़की का क्या नाम क्या होता है बेटा, प्रभा। अब प्रभा से उसे 2 बच्चे भी होते हैं, जो इसमें वर्णन नहीं है। प्रभा से उसे 2 बच्चे भी होते हैं। अब एक बार कप्तान अपनी पत्नी प्रभा के साथ जब नैनीताल घूमने जाता है
तो वो देखता है कि एक चाय की दुकान पे उसे लाठी दिखाई देती है। अब वो उसे देख के हक्का बक्का रह जाता है कि लाठी जीवित कैसे है। वहां के लोगों से पूछने पर उसे पता चलता है कि जो लाठी थी उसे एक आचार्य जी ने, एक वैद्य ने निकाल लिया था और उसके क्षय रोग का इलाज किया था। लेकिन जैसे ही उसने क्षय रोग का इलाज किया, उसकी मेमोरी जाती रही। क्या हो गया, उसे कुछ भी पुरानी बातें अपने जीवन की याद नहीं थी और अब उसका नया नाम पड़ गया था लाठी। लेकिन अब कप्तान सोचता है कि मैं इसे इतना प्रेम करता था, उसके बाद भी अब मैं असमर्थ हूं इसे अपना पाने में, इससे दोबारा से शादी करने में। और ये लाठी की त्रासदी लाठी के जीवन का बड़ा मार्मिक स्थल है और कप्तान की भी त्रासदी है, क्योंकि लाठी के सामने होते हुए भी, लाठी को इतना प्यार करते हुए भी वो लाठी से दोबारा शादी नहीं कर सकता, उसे अपने साथ नहीं रखा जा सकता। तो जो शिवानी जी ने कोशिश की है एक मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं को दर्शाने की, वो उस पे बखूबी खरी उतरी है। तो बेटा ये लाठी कहानी का सारांश था और आपके प्रश्न पत्र में ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, याद रखना ये कितने नंबर का प्रश्न आता है, 5 नंबर का। या तो आपसे सारांश पूछा जाएगा या उद्देश्य। सारांश हम आपको पढ़ाते हैं, चलिए अब उद्देश्य पढ़ते हैं। लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा रचित लाठी कहानी घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी। देखिए ये घटना प्रधान कहानी है, इसमें आपको सब कुछ दिखाया गया है और आदर्श प्रेम इसलिए कहा गया है कि जो कप्तान थे, जबकि उन्हें टीबी हो जाता है और टीबी छूत की बीमारी है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान ना रखें तो ये फैल सकती है, उसके बाद भी वो अपनी पत्नी की पूरी तरह से सेवा करता है। ठीक है, जबकि उसे भी था कि ऐसा हो सकता है कि लाठी शायद जिंदा ना बचे और ऐसा भी हो सकता है कि रोग कप्तान को लग जाए, उसके बाद भी कप्तान उसे पूरी तरह से उसका ध्यान रखता है, उसकी देख रेख करता है। यह कहानी महिला त्रासदी पर आधारित है। हाँ बेटा देखिए, आप देखिए कि एक स्त्री जब अपने ससुराल जाती है तो वहां पे उसकी ननद भी स्त्री होती है, सास भी स्त्री होती है और जेठानी भी स्त्री होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो उन्हीं की ही सताई हुई, उन्हीं की प्रताड़ित की हुई होती है ना। तो लाठी को उसकी सास ने, उसकी जेठानी ने इतना ज्यादा दुखी किया और लाठी के मर जाने पर वही स्त्रियां थी जो कप्तान के ऊपर, लाठी की जो सास थी अपने बेटे के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि वो दूसरी शादी करे। ठीक है, इस कहानी में लेखक ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप से चित्रित किया है। देखिए बेटा, असंवेदनशीलता का मतलब है जब लाठी बीमार हो जाती है, अगर उसके घर वाले चाहते तो उसे बड़े प्यार से, उसकी सास, उसकी ननंद, उसकी जेठानी उसे बड़े प्यार से उसकी देख रेख करके उसे वहां रख सकते थे। वो तब भी रख सकते थे कि कप्तान यहाँ नहीं है तो हम इसका और अधिक ध्यान रखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे नौकरानी बना के छोड़ दिया। इस समाज में स्त्री ही स्त्री की दुश्मन थी तथा साथ ही कहानी के माध्यम से वर्गीय समाज के पति की अनुपस्थिति में रहने वाली स्त्री के जीवन की मार्मिकता को भी उजागर किया गया है। जब किसी का पति चला जाए तो घर वाले, जो ससुराल वाले लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे सम्मान के साथ, उसे प्यार के साथ रखें, नहीं, बल्कि उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेखिका ने इस यथार्थ का भी उद्घाटन किया है कि वर्तमान समय में महिला ही महिला का शोषण करती है। लेखिका समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है कि जिस बहू को लोग अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाते हैं, उसके साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करने लगते हैं, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य है। घर पर आई बहू को वही प्रेम व स्नेह देना चाहिए जो अपनी स्वयं की बेटी को दिया जाता है। लेखिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षय रोग यानी कि टीबी असाध्य रोग नहीं है। रोगी को किसी सैनिटोरियम भेजने के बजाय विशेष देखभाल कर सहयोग व प्रेम से बचाया जा सकता है। देखिए बेटा, यहाँ आपको लेखिका बताना चाहती है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो बीमार व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है। ठीक है, उसके साथ हमें बड़े प्रेम से, बड़े सामंजस्य से, बड़े धैर्य के साथ काम लेना होता है। ऐसा नहीं है कि यदि उसे टीबी हो गया है तो हम उसे निकाल के कूड़े के ढेर में फेंक देंगे या एक कोने में बिठा देंगे, उसका ध्यान ही नहीं रखेंगे। ठीक है, अब और एक लेखिका आपको ये भी बताना चाह रही है कि जो क्षय रोग, जो टीबी होता है, वो असाध्य रोग नहीं है, मतलब उस रोग का इलाज है। किसी भी रोगी को किस सैनिटोरियम में भेजने की बजाय विशेष देखभाल कर सहयोग व प्रेम से बचाया जा सकता है। पति के बिना स्त्री का ससुराल में कोई मान सम्मान नहीं होता तथा उसे शारीरिक व मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या से पाठकों को अवगत कराना लेखिका का मुख्य उद्देश्य रहा है और बेटा वो अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई है। इस तरह से हमने आपको लाठी का उद्देश्य और लाठी कहानी का सारांश भली बातें समझा दिया है और ये शिवानी जी की कहानी है, आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बेटा अब आपको हमारी 12th और 10th से संबंधित सभी वीडियो एजुकेशन नूक पे देखने को मिलेंगे। यदि आपको पूरा सिलेबस सर्च करना है तो आप एजुकेशन नूक सर्च करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।